गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे विचारक जॉन लॉक का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम लॉक के अनुसार सरकार के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। लॉक ने सरकार के कई रूप बताए हैं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है और इनमें सब में कौन सी शासन व्यवस्था सर्वोत्तम होती है, इनके बारे में जो भी उनका जो वर्गीकरण है, जो उनके विचार हैं, उनको एक एक करके हम स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, लॉक ने ये बताया है कि यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति अपने ही हाथों में रखता है और स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो वह सरकार जनतंत्रवादी होती है। एक स्पष्ट करता हूं पुनः। लॉक महोदय कहते हैं कि यदि समाज के सभी सदस्य संपूर्ण जो व्यवस्थापक शक्ति है वो अपने हाथों में रखते हैं, यानी सब कुछ व्यवस्थापन शक्ति है वो जनता के हाथों में होती है और स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों को ही क्रियान्वित करती है और इन क्रियान्वित करने के लिए वे कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करती है, तो वो शासन व्यवस्था जनतंत्रवादी कहलाती है। कहने का तात्पर्य कि सर्वोत्तम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है, उसका निवास किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है। जनता ही ये सब कुछ शक्ति अपने हाथों में रखती है और स्वयं ही इन कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। और लेकिन इन कानूनों को क्रियान्वयन के लिए वो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करती है। तो ये जो इस प्रकार का जो स्वरूप होता है, इस प्रकार का जो ढांचा होता है, वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था कहलाती है? जनतंत्रवादी। कौन सी? जनतंत्रवादी। स्पष्ट हो? अगला है, यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सौंप देता है तो वह सरकार वर्गतंत्री होती है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जो तंत्रवादी जो सरकार होती है उसमें जो शक्ति होती है, अर्थात जो व्यवस्थापन शक्ति होती है, वो समाज के सभी व्यक्तियों के पास नहीं होती है, बल्कि कुछ विशेष व्यक्तियों के समूह के पास होती है। सभी जनता के पास वो शक्ति नहीं होती है, बल्कि उस जनता के किसी विशेष समूह के पास होती है, किसी वर्ग के पास होती है। वो कहलाती है वर्गतंत्री। और इनको क्रियान्वित करने के लिए वो ही समूह कुछ अधिकारियों को नियुक्त करता है और फिर उनको वो शक्ति सौंप देते हैं और वो ही क्रियान्वित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सरकार का रूप होता है ये कहलाता है वर्गतंत्रवादी। स्पष्ट हो गया? अगला है राजतंत्रवादी। देखो, यदि व्यवस्थापक शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है तो वह राजतंत्र कहलाता है। ये तो बात स्पष्ट है, हम सभी को पता है कि जिन जिन देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है वहाँ प्राय एक व्यक्ति ही राजा होता है, वही अंतिम निर्णायक होता है, वही सर्वोच्च होता है। और कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति में समाहित होती है। तो ये जो शक्ति है ये कहलाती है राजतंत्रवादी शक्ति, ये राजतंत्र व्यवस्था। लेकिन लॉक इनका सबका वर्गीकरण जरूर करते हैं, जनतंत्रवादी, वर्गतंत्रवादी, राजतंत्रवादी। लेकिन लॉक का जो अपना विश्वास है वो विश्वास किसमें है? संवैधानिक शासन व्यवस्था में। किसमें? संवैधानिक शासन व्यवस्था में। देखिए, यहाँ पर समझिए आप कि संवैधानिक राजतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप होता है। लोग यहाँ पर किसी प्रकार के निरंकुश, किसी प्रकार के अन्य शासन व्यवस्था में यकीन नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप होता है। इसका आशय यह होता है कि राज्य के प्रधान के रूप में सीमित शक्तियों वाला राजा हो, किंतु विधायी और प्रशासनिक विषयों पर अंतिम नियंत्रण शक्ति जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको ही प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र है वो सरकार का सर्वोत्तम तो है, लेकिन इसका जो मूल भाव है वो ये है कि राज्य के प्रधान के रूप में जो राजा है उसके पास सीमित शक्तियाँ होनी चाहिए। ध्यान रखना, मैं
संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजतंत्र है वो नाम मात्र का होता है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है, उसके पास सीमित शक्तियाँ होती हैं। वास्तविक जो विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं उस पर अंतिम नियंत्रण की शक्ति किसके पास होती है? जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके पास वो शक्ति होती है। ठीक है, तो स्पष्ट उन्होंने क्या बताया है कि संवैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य इसमें वास्तविक शक्ति तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है और जो सीमित शक्ति होती है वो राजा या शासक के पास होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने जनतंत्रवादी, वर्गतंत्रवादी, राजतंत्रवादी, संवैधानिक राजतंत्र में इस प्रकार से उन्होंने एक विभाजन करके, एक वर्गीकरण करके सरकार के रूपों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब अगला जो है वो लॉक का है प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिगत संपत्ति। इनके संबंध में उनके क्या क्या विचार हैं। छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में ये प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं, इसलिए बेहतर ये समझा कि हम एक एक को इनको भी समझ लें साथ में। देखो, लॉक ने समझौते सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया, बिल्कुल किया। अपने सामाजिक समझौतावादी विचार में आप देखेंगे तो प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख है कि बिल्कुल एक मनुष्य शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण, प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, सब कुछ उसमें अच्छे नैतिक गुणों से युक्त है। प्राकृतिक अवस्था में अपना जीवन जी रहा है। इसमें प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार विद्यमान है, बिल्कुल भी है। इसमें नियम यह है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। कहने का तात्पर्य कि हम जैसा दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे ऐसा ही व्यवहार हमें अपने प्रति भी मिलेगा। इसलिए अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, तुम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा व्यवहार होगा। एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है। लोग ने प्राकृतिक कानून से ज्यादा प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अधिकारों का सम्मान करते थे, तभी तो रहे, नहीं तो कभी के लड़के झगड़ के मर के अराजकता स्थिति में आके कभी के हम समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये मानना चाहिए कि प्राकृतिक अवस्था में ये हमें सब कुछ प्राप्त था। लेकिन अब बात करते हैं हमें कि प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या हमें अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में कि क्या क्या महत्वपूर्ण अधिकार थे, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, इन्होंने तीन महत्वपूर्ण अधिकार बताए प्राकृतिक अवस्था में। लोग ने इन तीनों पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाला है। लोग कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा ही इनकी, राज्य का अस्तित्व ही इनके लिए हुआ है। राज्य है वो निषेधात्मक राज्य इसलिए है क्योंकि राज्य यही काम करेगा। राज्य व्यक्तियों के अन्य व्यक्तिगत चरित्र में, अन्य व्यक्तिगत कार्यों में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य का अस्तित्व जीवन का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार और संपत्ति के अधिकार के लिए हुआ है, इसलिए इनका काम करना चाहिए। देखो एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। माना कि जैसे पहला जीवन का अधिकार, तो लोग कहते हैं कि अपना जीवन सबको प्रिय और उसे सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, क्रूर हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, अपना जीवन सबको प्रिय होता है। अपने जीवन के प्रति सबको मोह होता है, सबको प्यार होता है अपने जीवन के प्रति। कोई अपना जीवन खत्म नहीं करना चाहता और उससे सुरक्षित भी रखना चाहता है कि उसको किसी भी प्रकार से उसके जीवन पर खतरा ना हो। तो ये उसका क्या है, एक प्राकृतिक अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है, उसको कुछ छीन नहीं सकता। व्यक्ति न तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता है और न ही वे अन्य किसी व्यक्ति के या अन्य किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंत करने का अधिकार सौंप सकता है। न तो खुद अंत कर सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार है कि वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का अंत कर दे। नहीं, ये उसका जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार है कि वो अपनी गरिमापूर्ण जीवन जिए, अपने जीवन की सुरक्षा कर सके, अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भी उसको किसी प्रकार से मतलब यूँ समझ सकते संकट नहीं आना चाहिए। एक बात समझ में, इसलिए खुद के जीवन को सुरक्षित रखने का उसका पूरा का पूरा एक प्राकृतिक अधिकार है, वो उसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात करते हैं जीवन के अधिकार के संबंध में। बात समझ में आई। दूसरा उन्होंने बताया स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, स्वतंत्र अधिकार मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, किसी अन्य इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना। मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, मेरे जीवन का निर्माण किस दिशा में जाना है, यह तय करने का अधिकार मुझे होना चाहिए, किसी और को नहीं। तथा किसी और कोई व्यक्ति मेरे जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला सके।
ऐसा किसी को अधिकार नहीं है कि मेरे जीवन में हस्तक्षेप करके मेरे जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करे, मेरे विकास को बाधित करे। ये किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जो भी मुझे अपने लिए उपयुक्त लगता है ऐसा करने का मुझे पूरा अधिकार होना चाहिए, मेरी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये मुझे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जो उसकी अपनी इच्छा से मेरे जीवन को चलाए, मेरी स्वतंत्रता का हनन करे, मेरी स्वतंत्रता का वो उल्लंघन करे, ये कतई मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं किसी प्रकार से इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति की इच्छा अनुसार बाध्य नहीं हो सकता। ये पूरा अधिकार होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन के लिए वो पूरी स्वतंत्रता की मांग करता है। यह है लोक का स्वतंत्र अधिकार। ठीक है। अब प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति केवल प्राकृतिक कानून के अधीन होता है, क्योंकि उस समय किसी प्रकार राज्य और सरकार तो होती नहीं है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में वो प्राकृतिक कानून के नियंत्रण में रहकर चलता है। तीसरा जो अधिकार उन्होंने बताया है वो है संपत्ति का अधिकार। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आप इस बात को लो और इसको समझो, क्योंकि ये जो लोक के जो प्राकृतिक अधिकार है इनके संबंध में कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप अच्छे ढंग से इसको समझें। संपत्ति का अधिकार यानी, अब देखो संपत्ति दो प्रकार की होती है, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति जिस पर सबका हक होता है, निजी संपत्ति जिसका अपना व्यक्तिगत हित हो, व्यक्तिगत उस पर नियंत्रण होता है। अब निजी संपत्ति है, अब निजी संपत्ति भी आप समझ सकते हैं दो प्रकार की होती है। एक होती है असीमित, जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। एक होती है सीमित, जो कभी भी नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे असीमित शक्ति कौन सी है? ज्ञान। ज्ञान होने के बाद में ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, ज्ञान असीमित होता है। भूमि, भूमि को कोई खत्म कर सकता है क्या? मालिक जरूर बदल सकते हैं, लेकिन भूमि क्या अपने आप में कभी खत्म कर सकती है? नहीं कर सकती। भूमि, जेवर, संपत्ति जो अचल होती है ना, वो ये असीमित संपत्ति है। एक होती है सीमित संपत्ति, जैसे खाने पीने की वस्तु है वो भी संपत्ति लेकिन सीमित है। रोजाना उसको उपभोग करेंगे तो एक दिन वो नष्ट हो जाएगी, फिर मैं दोबारा से वो वापस क्रिएट करनी पड़ेगी। एक बात समझ में? इसलिए उन्होंने संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति। फिर निजी संपत्ति को दो भागों में मानते हैं, असीमित और सीमित। असीमित जो कभी नष्ट नहीं होती है, जैसे ज्ञान है, भूमि है, संपत्ति है, जेवर है, वो कभी नष्ट नहीं होते, सुरक्षित रहेंगे, पड़े रहेंगे। सीमित है संपत्ति है, सीमित संपत्ति, वो एक समय के बाद में नष्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया, लोग ने खाने पीने की वस्तु होती है, वो कुछ समय के बाद में उपभोग करने के बाद में नष्ट हो जाती है, दोबारा से नहीं लानी पड़ती है। तो इस प्रकार से तो लोग क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को श्रम द्वारा उपयोगी बना लेता है तो वह निजी संपत्ति बन जाता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति जिस पर सबका अधिकार है, कोई व्यक्ति दावा नहीं ठोक सकता कि ये केवल मेरी, ऐसा नहीं कर सकते। सार्वजनिक संपत्ति सबकी है, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी श्रम द्वारा उसका उपभोग करके अपने लिए उपयोगी बना लेता है तो वह उसकी निजी संपत्ति कहलाती है, अपनी निजी संपत्ति कहलाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को उसमें श्रम लगा है, उसकी मेहनत लगी है, उसके लिए उसने अपना अनुदान दिया है, कहने का तात्पर्य अपना उसने अपने श्रम का उपभोग किया है, तो फिर वो उसकी मेहनत है तो बाकायदा उसकी संपत्ति मानी जाएगी और फिर वो सार्वजनिक संपत्ति किस में कन्वर्ट हो जाती है? निजी संपत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को श्रम के द्वारा उपयोगी बना लेता है तो उसकी निजी संपत्ति कहलाती है। इसलिए इस संदर्भ में लॉक का एक कथन है, कहते हैं कि संपत्ति श्रम का फल है। संपत्ति है वो श्रम का फल है। कहने के तात्पर्य जिस किसी के पास जो कुछ भी है संपत्ति, वो उसकी मेहनत का नतीजा है, उसकी श्रम का फल है। श्रम के द्वारा ही उसने इस संपत्ति को अर्जित किया है, इसलिए उसका ये हक बनता है कि उसकी संपत्ति कोई नहीं छीन सके। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने स्पष्ट की है, क्योंकि उस संपत्ति को प्राप्त करने में उसकी मेहनत लगी, उसका श्रम लगा है, और किसी व्यक्ति को कोई ये अधिकार नहीं है कि बिना श्रम किए हुए किसी संपत्ति को लूट ले, उसकी संपत्ति हड़प लें। ये किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका खून पसीना बहा है और उस खून पसीने के लिए
किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं बनता है कि वो उसकी संपत्ति हड़पे। इसलिए संपत्ति है वो श्रम का फल है, ये बात उन्होंने स्पष्ट ढंग से बताई है। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः स्पष्ट बताता हूँ। संपत्ति से संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संपत्ति उन्होंने दो प्रकार से विभाजित किए हैं, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति। निजी संपत्ति के दो प्रकार बताए हैं, नष्ट न होने वाली संपत्ति जिसमें ज्ञान, भूमि, हीरे जवाहरात आदि को सम्मिलित करते हैं, और कहता है कि इसमें व्यक्ति असीमित मात्रा में संचित कर सकता है। नष्ट होने वाली संपत्ति में उन्होंने खाने पीने की वस्तु सम्मिलित बताई है जो सीमित मात्रा में है और उसको सीमित ही एकत्रित किया जा सकता है, असीमित एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि लोग संपत्ति का यह सीमित अधिकार देखकर पूंजीवादी समाज का समर्थन करता है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि वर्तमान जो हमारा उदारवादी दर्शन है, जो पूंजीवादी विचारधारा है, उस समय भी व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रखी है कि व्यक्ति का ये अपना अधिकार है कि वो अपने जीवन में जितनी संपत्ति अर्जित करना चाहे वो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि संपत्ति का ये सीमित अधिकार देके एक प्रकार से जो पूंजीवादी समाज है उसके दर्शन हमें कहाँ दिखाई देते हैं, लॉक के दर्शन में। आई बात समझ में? तो उपरोक्त दोनों प्रकार से निम्न नाम से भी जान सकते हैं कि व्यापक संपत्ति के संदर्भ में जीवन स्वतंत्रता संपत्ति है, लेकिन संकुचित संपत्ति के अर्थ में व्यक्तिगत संपत्ति का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, उल्लेख दिखता है। ठीक है, इसलिए एंड्रयू हैकर क्या कहते हैं कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित हैं, वे उसके जन्म से ही अपरिवर्तनीय हैं और व्यक्ति के द्वारा ही उन्हें जीवन पर्यंत अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने एंड्रयू हैकर ने स्पष्ट किया है। ठीक है, अतः हम ये उनके संपत्ति संबंधी विचारों को पढ़ने के बाद में अब उनके अधिकारों का जो है आलोचना के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि लोग मानते हैं कि अधिकारों का स्रोत समाज है। अधिकारों का स्रोत कौन है? समाज है, और उसके उपभोग तथा संरक्षण के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। लोग भी स्वीकार करते हैं कि अधिकारों का स्रोत कौन है? समाज है, और उसके उपभोग और संरक्षण के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। जन्मजात प्राकृतिक अधिकारों की धारणा आज अस्वीकार हो चुकी है। जन्मजात के रूप में व्यक्ति को अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, अधिकार नहीं। इसलिए अपन समझ सकते हैं कि इस थोड़ा सा इसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। इसलिए ग्रीन कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो कि एक असामाजिक स्थिति होती है, अधिकार की कल्पना स्वयं ही में एक विरोधाभास है। अब इन्होंने ये बताया, ग्रीन महोदय ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक प्रकार की अराजकता की अवस्था थी, असामाजिक अवस्था थी। तो उस समय आप कैसे कल्पना कर सको कि उस समय हमारे कुछ अधिकार भी हुआ करते थे? तो हमें ये बहुत बड़ा एक विरोधाभास दिखता है कि ऐसी स्थिति में अधिकार भी होना एक मतलब विरोधाभास नहीं तो और क्या है। ठीक है, तो फिर भी ये आलोचना है, अपन को समझना है कि इनके लोगों ने क्या क्या बात बताई है। लेकिन फिर भी हमारे लिए अनुदान ये है कि लॉक महोदय ने आज के जो हमारे लोकतांत्रिक उदारवादी पूंजीवादी समाज के जो दर्शन में दिखता है, ये बात आज से लगभग कई वर्षों पहले लॉक महोदय ने स्पष्ट कर दी थी, और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इनका कई प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान भी माना जाता है। ठीक है, तो ये थे लॉक के प्राकृतिक अधिकार संबंध में और सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में अपने विचार।